मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग राजनीतिक विचारकों की श्रेणी में शुक्र पढ़ रहे हैं और शुक्र में पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को शुक्र की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पढ़ाया था। आज हम शुक्र के न्याय संबंधी विचारों के बारे में पढ़ेंगे। शुक्र के न्याय संबंधी विचारों में न्याय, न्यायपालिका और दंड संबंधी विचार उन्होंने दिए हैं। तो सर्वप्रथम राजकीय दायित्व के रूप में न्याय के बारे में बताते हुए शुक्र कहते हैं कि राज्य का प्रमुख दायित्व होता है न्याय, दुष्टों का निग्रह और सज्जनों के पक्ष में सम्मान और संपदा के वितरण को शुक्र नीति में राज्य का प्रमुख कर्तव्य माना गया है। शुक्र ने न्याय के अवधारणात्मक पक्ष की व्याख्या नहीं की है, बल्कि उन्होंने न्याय के संस्थागत और प्रक्रियात्मक पक्षों का बहुत अच्छे से विवेचन किया है। शुक्र नीति में न्यायपालिका के संगठन, न्यायिक प्रक्रिया तथा मुकदमों से संबंधित पक्षों के अधिकारों और दायित्वों का सविस्तार विवेचन किया गया है। न्यायपालिका के संगठन के बारे में बात करते हुए शुक्र कहते हैं कि जो न्यायालय है वो न्यायालय की दो मुख्य शाखाएं होती है। प्रथम शाखा में वे न्यायालय आते हैं जिनका निर्माण स्थानीय संस्थाओं के रूप में माना जाता है। न्यायालयों की दूसरी शाखा में उन न्यायालयों को स्थान दिया गया है जिन पर राज्य का प्रत्यक्ष नियंत्रण रहता है। इन न्यायालयों में कार्यरत न्यायाधीशों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति राज्य की ओर से की जाती है। शुक्र न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत राजा एवं सभा का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि विशेष प्रसंगों में निर्णय और सहायता करने के लिए जूरी प्रणाली का प्रयोग किया जाना चाहिए। जूरी प्रणाली का मतलब कि जब न्यायालय के समक्ष कोई मुद्दा चल रहा हो, कोई किसी विषय पे निर्णय दिया जाना हो, तो केवल एक न्यायाधीश उस विषय पर निर्णय नहीं देगा, बल्कि 4 या 5 न्यायाधीशों की एक जूरी बिठाई जाएगी और वो पांचों मिलकर उस पर निर्णय सुनाएंगे। न्यायिक प्रक्रिया में शुक्र राजा को संपूर्ण न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी मानते हैं, लेकिन ये भी कहते हैं शुक्र कि राजा न्यायपालिका का केवल औपचारिक अध्यक्ष होता है। शुक्र कहते हैं कि राजा को शास्त्रों के अनुरूप न्यायिक कार्यों को देखने की अपेक्षा की जाती है और वे न्यायिक निर्णयों को सभासदों के परामर्श एवं शास्त्रों के परामर्श के अनुसार संपन्न करने का परामर्श देते हैं। शुक्र कहते हैं कि यदि राजा अकेले सभासदों की सहमति लिए बिना निर्णय लेता है तो उसे उसके गंभीर दुष्परिणाम देखने होते हैं। शुक्र नीति में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए ब्राह्मणों को वरीयता दी गई है और वे कहते हैं कि यदि उपयुक्त ब्राह्मण उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में न्यायिक पदों पर अगर शूद्र योग्य है तो शूद्र की भी नियुक्ति की जा सकती है। न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के लिए शुक्र कहते हैं कि न्यायाधीश बनने के लिए वेदों का ज्ञान, इंद्रिय दमन, निष्पक्षता, तत्पर प्रकृति, उद्योग में रुचि, क्रोध रहितता को सम्मिलित किया जाता है और वे तकनीकी व विशिष्ट प्रकृति के मामलों में तकनीकी व विशिष्ट ज्ञान रखने वाले विशेषज्ञों से निर्णय कराने का परामर्श लेने की बात करते हैं। इस प्रकार शुक्र एक ऐसी न्यायी प्रणाली की व्यवस्था की बात करते हैं जिसमें राजा स्वयं सर्वेसर्वा नहीं है। राजा न्यायपालिका का अध्यक्ष तो है, लेकिन न्याय करने के काम को वो अकेले संपन्न नहीं कर सकता। अगर राजा न्याय करने के कार्य को अकेले संपन्न करता है तो वह उसको उसके गंभीर दुष्परिणाम भुगतने होते हैं और उसे जनता के विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि यह प्रक्रिया न्यायिक प्रक्रिया नहीं होगी और हो सकता है इसमें राजा किसी पक्षपात के साथ में किसी एक के साथ पक्षपात कर दे, लेकिन जब न्यायाधीश और राजा मिलकर कार्य करते हैं तो पक्षपात की संभावना नहीं रहती। विभिन्न न्यायिक निकाय व प्राधिकारियों के बारे में उल्लेख करते हुए शुक्र कहते हैं कि शुक्र नीति में न्याय सभा का उल्लेख किया गया है। शुक्र नीति में सभा के संगठनात्मक व प्रक्रियात्मक पक्षों का
विस्तार से चित्रण नहीं किया गया, लेकिन ये कहा गया है कि सभा के जो सदस्य हैं वो सभा के सदस्य मुकदमा देखने की रीति को जानने वाले, बुद्धिमान, चरित्रवान तथा गुणों से युक्त, शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करने वाले, धर्म को जानने वाले, सत्यवादी, आलस्य से रहित, क्रोध, काम तथा लोभ को जीतने वाले, प्रिय वचन बोलने वाले होने चाहिए। और इसीलिए जो जूरी है, मतलब जूरी को उन्होंने विचार सभा मानते हुए कहा है कि राजा को सुपरिचित व सुयोग्य व्यक्तियों को ही जूरी के रूप में नियुक्त करना चाहिए, ताकि वो राज्य के न्यायिक कार्यों में बेहतर परामर्श दे सके। शुक्र ने सभासद, जूरी आदि को न्यायिक अधिकारी माना है। इसके अतिरिक्त एक पृथक न्यायाधीश की नियुक्ति का भी वो प्रावधान करते हैं। न्यायिक अधिकारियों की एक पूरी श्रृंखला के अलावा एक भिन्न न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान यह स्पष्ट करता है कि इस प्राधिकारी को मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष माना जाता है। मतलब राजा के बाद जो सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता है वो ये न्यायाधीश ही होता है। और मुख्य न्यायाधीश की योग्यताओं का निर्धारण करते हुए शुक्र कहते हैं कि इस पद पर ऐसा व्यक्ति नियुक्त होना चाहिए जिसका विधि शास्त्रों का ज्ञान अत्यंत व्यापक व विशेष हो और जिसकी निष्पक्षता व निष्ठा संदेह से परे हो। न्यायालय का कार्मिक वर्ग व साधन की बात करते हुए शुक्र कहते हैं कि न्यायालयों में नियुक्त व कार्यशील कर्मचारियों का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित साधनों का भी वे उल्लेख करते हैं। और वे इस बात पर बल देते हैं कि न्यायालयों को समुचित संख्या में कर्मचारी व साधन उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। साधनों के अभाव में न्यायालय अपना कार्य सुचारू ढंग से नहीं कर सकते। अतः शुक्र कहते हैं कि वही न्याय सभा पवित्र होती है जिसमें मुकदमे के लिए आवश्यक समस्त साधन उपलब्ध हो। कहने का तात्पर्य ये है कि शुक्र न्यायालय में एक सर्वोच्च अधिकारी राजा होता है। राजा के बाद मुख्य न्यायाधीश होते हैं। मुख्य न्यायाधीश के बाद सभा होती है और सभा जूरी के रूप में बैठकर कार्य करती है। तो न्याय करने से संबंधित जो कार्य है वो एक कॉमन संस्थागत कार्य है, व्यक्तिगत कार्य नहीं है। और राजा को ये चाहिए कि वो सभी के साथ में मिलकर, अपनी जूरी के साथ मिलकर, मुख्य न्यायाधीश के साथ मिलकर न्याय संबंधी कार्यों को संपन्न करे। राजा एवं न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता की बात करते हुए शुक्र कहते हैं कि न्यायाधीश मनमाना व्यवहार नहीं कर सकते। साथ ही साक्षियों एवं वाद के पक्षकारों के कतिपय अधिकारों को वो संरक्षण देने की बात करते हैं। न्यायाधीशों की आचार संहिता के संदर्भ में शुक्र निम्न बिंदुओं का उल्लेख करते हैं। नंबर 1, वादी व प्रतिवादी की बातों को भलीभांति सुनकर सभासदों की राय से निर्णय लिया जाना चाहिए। न्याय सभा के सदस्यगण एवं राजा को एकांत में वादी प्रतिवादी के कार्यों को कभी नहीं देखना चाहिए और न ही उनकी बातों को सुनना चाहिए। राजा को न्याय करने के अपने कर्तव्यों का समुचित पालन करना चाहिए तथा न्याय करने की प्रक्रिया में विभिन्न जातियों, श्रेणियों और कुलों की परंपराओं को मानते हुए निर्णय करना चाहिए और धर्म का पालन भी करना चाहिए। न्यायिक प्रक्रिया के समय राजा अथवा न्यायाधीश को वादी के प्रति सम्मानपूर्वक आचरण करना चाहिए। वादी को भयमुक्त एवं आश्वस्त बनाए रखना चाहिए। लेखक द्वारा वादी प्रतिवादी द्वारा कहे गए वचनों को जैसा उन्होंने कहा है वैसा न लिखने पर राजा द्वारा उसे अविलंब चोर की भांति दंड देना चाहिए। न्याय सभा या जूरी के सदस्यों के द्वारा भी वादी प्रतिवादी के बयानों को यथारूप न लिखे जाने तथा उनकी यथार्थ व्याख्या न किए जाने पर उनको दंडित किया जाना चाहिए। सभासदों को सत्य बात सभा में अवश्य बतानी चाहिए और वादों का निर्णय प्रमाणों, विधि के प्रावधानों व साक्ष्यों पर आधारित होना चाहिए तथा लिखित, मौखिक व परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर सत्य व असत्य का विनिश्चय किया जाना चाहिए। अपराध व दंड की बात करते हुए शुक्र कहते हैं कि दंड ऐसे उपाय को दंड माना गया है जिससे मनुष्य का भलीभांति दमन होता है। शुक्र दंड को ऐसा साधन मानते हैं जिससे असत आचरण से निवृत्ति होती है। दंड के प्रभाव को बताते हुए शुक्र कहते हैं कि दंड के भय से प्रजा अपने धर्म में निरत रहती है तथा विभिन्न प्रकार के अवैध, अनैतिक व समाज विरोधी कृत्यों से विमुख रहती है।
शुक्र नीति में शुक्र शासक को परामर्श देते हुए कहते हैं कि वह दंड की शक्ति का उपयोग करने में असावधानी व शिथिलता न बरते और वे दंड के सिद्धांत की प्रमुख विशेषताओं को निम्नांकित रूप से बताते हैं। सबसे पहले, दंड पारण में निष्पक्षता का हर परिस्थिति में पालन किया जाना चाहिए। अपराध करने पर गुरुजनों को भी दंडित किया जा सकता है। दंड की मात्रा और प्रकृति का निर्धारण अपराध की गुरुता और प्रकृति पर निर्भर होना चाहिए। दंड का पारण न्यायिक अधिकारी की निजी इच्छा, पूर्वाग्रहों अथवा मनोवृत्तियों से प्रभावित नहीं होना चाहिए और दंड देने में मानवीय संवेगों का नहीं अपितु तर्क, तथ्य, विधि के प्रावधानों व साक्ष्य को आधार माना जाना चाहिए। दंड देते समय अपराधी से सिद्ध दोष होने के पश्चात ही दंड दिया जाना चाहिए। अपराधी को एक निर्धारित प्रक्रिया के द्वारा ही सिद्ध दोष घोषित किया जा सकता है। ऐसी प्रक्रिया में अपराधी को स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने का पूरा अवसर प्रदान किया जाना चाहिए तथा समुचित साक्ष्य के आधार पर ही उसके दोष का निर्धारण किया जाना चाहिए। इसी प्रकार कौटिल्य के भांति शुक्र भी दंड के निवारक, प्रतिकारात्मक तथा सुधारात्मक तीनों प्रकार के प्रयोजनों को स्वीकार करते हैं। अपराधों का वर्गीकरण करते समय शुक्र ये कहते हैं कि अपराध 4 प्रकार के होते हैं। कायिक अपराध, इस श्रेणी में शारीरिक आघात के द्वारा किए जाने वाले अपराधों को सम्मिलित किया जाता है। वाचिक अपराध की श्रेणी में वाणी द्वारा, मतलब कोई व्यक्ति अपनी वाणी से किसी को परेशान करता है तो ये वाचिक अपराध कहलाता है। मानसिक अपराध में मन में किए गए अपराधों को सम्मिलित किया जाता है। अपराधों की यह श्रेणी ऐसी स्थिति का संकेत करती है जिसमें किसी विशिष्ट परिस्थिति में अपराधी का मंतव्य आपराधिक हो, भले ही अपराध को वस्तुतः घटित ना किया गया हो, मतलब मन से सोचा हो किसी के प्रति अपराध करने का। सांसर्गिक अपराध में ऐसे अपराध सम्मिलित किए जाते हैं जो किसी अपराधी के आपराधिक कृत्य में साथ रहने अथवा प्रत्यक्ष व परोक्ष सहायता पहुंचाने के द्वारा किए जाते हैं। इस प्रकार ये चारों श्रेणियां, मतलब इस प्रकार शुक्र अपराध के 4 श्रेणियां बताते हैं और इन चारों श्रेणियों के अलावा कुछ ऐसे भी अपराध हैं जैसे वहीकृत, जानबूझकर किए गए अपराध, बिना किसी निर्धारित मंतव्य के अनायास हो गए अपराध, स्वयं किया गया अथवा करवाया गया अपराध, और ऐसा अपराध अनुमोदित, मतलब अर्थात ऐसा अपराध जिसमें अपराधी ने स्वयं भाग नहीं लिया किंतु उसकी अनुमति से अपराध किया गया हो। इसके अलावा एक बार किया गया अपराध, बार बार किया गया अपराध, निरंतर किया गया अपराध और किसी व्यक्ति की सामान्यतः अपराध में प्रवृत्ति हो जाना। इस प्रकार अब शुक्र अपराध के समय, कारण और उसके पीछे किए गए मंतव्यों का पता लगाने की बात करते हैं। शुक्र कहते हैं कि किसी अपराधी के लिए दंड की मात्रा व प्रकृति का निर्धारण करते समय अपराधों के उपयुक्त वर्गीकरणों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अपराधियों की श्रेणियों का वर्गीकरण अपराध के विषय में शुक्र नीति के व्यवस्थित, व्यवहारिक व वैज्ञानिक दृष्टिकोण को व्यक्त करता है और शुक्र नीति में ऐसे अपराधों का उल्लेख किया गया है जिनके लिए अपराधी को देश निष्कासन सहित विभिन्न प्रकार के दंड दिए जाते हैं। ऐसे अपराधियों की विस्तृत सूची प्रस्तुत करते हुए इस श्रेणी के अपराधियों में शराबियों, धूर्तों, चोरों, जारों, हिंसकों, वर्णाश्रम के नियमों का उल्लंघन करने वाले सज्जनों पर मिथ्या आक्षेप लगाने वाले, धरोहरों को हजम करने वाले, राजद्रोहियों, रिश्वत लेने वाले सरकारी अधिकारियों, सार्वजनिक जलाशयों को दूषित करने वालों, लुटेरों, मिथ्या गवाही देने वालों, पक्षपात करने वाले न्यायिक अधिकारियों, युद्ध से भागने वाले सैनिकों, अधिकारियों, व्यवसाय व वाणिज्य के संबंध में नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, शारीरिक रूप से समर्थ होते हुए भी भिक्षावृत्ति अपनाने वाले, कन्या को बेचने वाले, धर्म का अनुसरण न करने वाले, राजकीय हितों की अवहेलना करने वाले, उल्टा स्त्रियों, बहुओं के साथ दुर्व्यवहार करने वाली स्त्रियों आदि को सम्मिलित किया गया है। मतलब उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में किसी भी पक्ष को नहीं छोड़ा है और हर पक्ष को सम्मिलित करते हुए उसे दंड की श्रेणी में रखा है और ये भी कहा है
कि जब न्यायाधीश और राजा किसी विषय पर निर्णय करे तो वो उससे संबंधित समस्त पक्षों का ध्यान रखे और समस्त पक्षों का ध्यान रखते हुए अपराध के अनुपात में अपराधी को दंड दे। ये कहा गया है कि शुक्र नीति में कहा गया है कि ये जितने अपराधों का वर्णन किया गया है उसके अतिरिक्त भी अपराध होते हैं और वे कहते हैं कि सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, राजनैतिक व प्रशासनिक समस्त प्रकार के अपराधों को महत्व प्रदान करते हुए उनके प्रतिकार की अपेक्षा की जाती है। मतलब चाहे अपराध सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे नैतिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे सांसर्गिक हो, मतलब अपराध किसी भी प्रकार का हो, राज्य को नुकसान पहुंचाने वाला हो, अपराध की जब किसी व्यक्ति के द्वारा अपराध किया जाता है तो उसे अवश्य दंडित किया जाना चाहिए। उसका मुख्य कारण ये होता है कि पहली बात तो वह व्यक्ति दोबारा अपराध में लिप्त नहीं होगा, और दूसरी बात, जिन व्यक्तियों ने अपराध को देखा है, अपराधी को जो दंड दिया जाता है उस दंड को देखेंगे, सुनेंगे तो अन्य व्यक्ति इस प्रकार का अपराध करने से बचेंगे। मतलब समाज में सुधार लाने की दृष्टि से शुक्र अपराध और न्याय के बारे में इस प्रकार के नियमों को प्रतिपादित करते हैं जिससे समाज में अपराध ना हो, और हो तो कम से कम हो, और अगर एक बार कोई व्यक्ति अपराध करता है तो दोबारा मतलब उसको इतना दंड दिया जाना चाहिए कि दोबारा वो उस अपराध को करने के बारे में ना सोचे। शुक्र नीति में मतलब सामान्यतः प्राण दंड देने का प्रावधान नहीं किया गया है। केवल राजद्रोह जैसे गंभीर अपराध के लिए ही प्राण दंड दिया जा सकता है, और ऐसे अपराधों के लिए प्राण दंड को शुक्र ने दंड के पारण की सामान्य न्यायिक प्रक्रिया से मुक्त किया है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ राजद्रोह पारित हो जाता है और उसके खिलाफ ये लग जाता है कि राजद्रोह उसके खिलाफ पारित हो चुका है या उसने किया है वास्तव में अपराध, तो ऐसे व्यक्ति को सामान्य न्यायिक प्रक्रिया को अपनाने की आवश्यकता नहीं होती है, उसको सीधा मृत्युदंड दिया जाता है। और उसका कारण यही है ताकि समाज में ये संदेश जाए कि अगर कोई भी अपने राज्य के विरुद्ध कार्य करेगा तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। राजा और राज्य व्यक्तियों की सुरक्षा, कल्याण और विकास के लिए होते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति राज्य को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है, राज्य के खिलाफ षड्यंत्र रचता है, दूसरे राज्यों से मिल जाता है, तो ऐसे अपराध की गंभीरता को देखते हुए उसे तुरंत मृत्युदंड दिया जाना चाहिए ताकि राज्य की सुरक्षा हो सके, राज्य विकास के पथ पर अग्रसर हो सके, और राज्य में ऐसे मतलब इस तरह के अपराधों का पता लगाने के लिए गुप्तचर होने चाहिए, और वो गुप्तचर आकर के राजा को समय समय पर विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्रदान करनी चाहिए। इस प्रकार शुक्र एक व्यवस्थित न्याय प्रणाली की बात करते हैं, और उस व्यवस्थित न्याय प्रणाली में न्यायाधीश और राजा किसी भी प्रकार से बंधनों से मुक्त नहीं हैं। उनको धर्म के अनुसार ही वो न्याय कर सकते हैं, और धर्म के अनुसार न्याय करके जूरी प्रणाली की व्यवस्था भी वो करते हैं ताकि जो न्याय है वो पक्षपात रहित हो, और पक्षपात रहित न्याय होकर के समाज में एक सुव्यवस्थित न्यायिक प्रणाली की स्थापना करें, और सुव्यवस्थित न्यायिक प्रणाली की स्थापना करके राज्य को आगे की ओर बढ़ाने का प्रयास करें। धन्यवाद।